नींद नहीं आ रही। क्यों? मेरी बच्ची को नींद क्यों नहीं आ रही है? माँ कोई कहानी सुना दो ना, फिर नींद आ जाएगी। अब समझी, तो कहानी सुननी है इसीलिए नींद नहीं आ रही है। हाँ क्यों? ये कहकर नमिता ने अपनी बेटी को गुदगुदी करना शुरू कर दिया, जिससे पावनी खिलखिलाकर हंसने लगी। नमिता एक छोटे से गांव में अपने पति राघव और अपनी 6 साल की बेटी पावनी के साथ रहती थी। उसका छोटा और एक सुखी परिवार था। राघव गांव में ही सब्जी बेचता था। हाँ, तो एक बार एक राजा था और उसकी एक सुंदर सी रानी थी। नहीं माँ, ये वाली नहीं। अरे पहले सुनो तो सही, बहुत अच्छी कहानी है। नहीं, मुझे नहीं सुननी कोई राजा या फिर कोई रानी की कहानी। ओहो, फिर कौन सी कहानी सुननी है मेरी राजकुमारी को? कोई ऐसी कहानी जिसमें कोई सुपर हीरो हो। अच्छा तो चलो, आज मैं तुम्हें एक बिल्कुल नई कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी माँ? एक वानर कुमार की कहानी, जो सूरज को फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ गया था। जल्दी सुनाओ ना माँ प्लीज। हाँ सुनाती हूँ। तो एक बार की बात है, नमिता पावनी को हनुमान जी के बचपन की कहानी सुनाने लगी। पावनी को ऐसी कहानियां पसंद आती थी। फिर कहानी पूरी होते ही पावनी सो गई। उसके सोने के बाद राघव ने नमिता से कहा, सो गई? हाँ सो गई। जब तक इसे कोई कहानी ना सुना दो तब तक सोती नहीं है। तुम्हें डाली है ऐसे ये आदत? अच्छा जी, तो क्या करूँ? आप ही कभी सुना दिया करो एक दो कहानियाँ। ना बाबा, मुझसे नहीं हो पाएगा। कहाँ से लाऊंगा रोज नई कहानी? अरे कुछ नहीं, कुछ भी बनाकर सुना दो। बस कहानी का कोई एक किरदार बहुत ताकतवर होना चाहिए और वो कमजोरों की मदद करे और आखिरी में वो जीत जाए। बस इतने से ही खुश हो जाती है अपनी पावनी। अच्छा उल्लू बनाती हो तुम उसे? उल्लू नहीं बनाती हो, बस उसका दिल बहला देती हो। हाँ, पर उल्लू बनाकर ही तो। राघव की बात पर दोनों पति पत्नी हंसने लगे। अगले दिन जब नमिता पावनी को स्कूल से लेकर आ रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल वाला तेजी से वहाँ से गुजरा। उसके टायर से उछलकर ढेर सारी कीचड़ नमिता की साड़ी पर लग गई। इस बात पर पावनी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मोटरसाइकिल वाले को आवाज लगाई, ओए अंकल, दिखता नहीं है क्या? क्या बोली? मैंने कहा दिखता नहीं है क्या आपको? आपने मेरी माँ की साड़ी गंदी कर दी। हाँ ठीक है, मैंने ठीक से देखा नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, ठीक से देखकर चलाओ। पावनी चुप हो जाओ। भाई साहब आप जाओ यहाँ से। बहुत तेज है आपकी बेटी, इसे तमीज सिखाओ कुछ। हाँ समझाऊंगी मैं इसे, आप जाओ। नमिता ने पावनी का हाथ जोर से पकड़ा और उसे सीधा घर ले आई। ये क्या कर रही थी तुम? मैं क्या कर रही थी? सारी गलती उन अंकल की थी, वो कितना तेज बाइक चला रहे थे। हाँ बेटा, पर ऐसे किसी से भी नहीं भिड़ जाते, समझी? आप हमेशा मुझे ही क्यों चुप करा देते हो? बेटा आते जाते लोगों से नहीं भिड़ा करते, पर वो कोई कमजोर नहीं बल्कि बदमाश अंकल थे और आपको हीरो बनकर उनकी पिटाई करनी चाहिए थी। हम दोनों मिलकर उन्हें कीचड़ में गिरा गिरा कर मारते। बाप रे, तू कितनी खतरनाक हो गई है पावनी। अगर भगवान ने तुझे कोई ऐसी शक्ति दी जिससे तू बहुत ताकतवर हो जाए, तब तो तू पता नहीं क्या कर देगी। तो मैं ना सबसे पहले उन अंकल को सबक सिखाऊंगी और फिर सारे गंदे लोगों को मार भगाऊंगी। नमिता पावनी की बात पर हंसने लगी। कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा ही हुआ। जब पावनी अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसका पड़ोसी वहाँ से अपना डस्टबिन लेकर जाने लगा। डिब्बे में ऊपर तक कचरा भरा हुआ था और ठीक नमिता के घर के बाहर उस डस्टबिन से काफी सारा कचरा नीचे गिर गया और वो आदमी उसे उठाए बिना ही आगे बढ़ने लगा। तो पावनी ने तुरंत उस आदमी को रोककर उससे कहा, अंकल आपका कचरा गिर गया है, इसे तो उठा लो। वो मेरा कचरा नहीं है तो मैं उसे क्यों उठाऊं? कितना झूठ बोलते हो आप। अभी मैंने देखा, ये कचरा आपके ही डस्टबिन से गिरा है। अरे जा, चली जा यहाँ से, वरना। पावनी को फिर किसी से बहस करते देख नमिता फौरन घर से बाहर आई। उसने अपने पड़ोसी से माफी मांगी और पावनी को घर के अंदर ले गई। और आपने उन्हें सॉरी क्यों बोला? गलती उन अंकल की थी। बेटा मैंने तुझे समझाया था ना, ऐसे किसी से भी लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, पर तू ये समझती ही नहीं। माँ, उन अंकल को सबक सिखाने की बजाय अब मुझे ही डांट रही हो। जाओ जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये कहकर पावनी अपने कमरे में चली गई और बिस्तर में मुंह छुपाकर रोने लगी। नमिता उसे मनाने पहुंची तो उसने देखा कि पावनी बहुत जोर जोर से रो रही थी और वो नमिता से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। तब नमिता ने उसे बड़े प्यार से कहा, अच्छा सुन, तू जानना चाहती है ना कि मैं किसी से क्यों लड़ाई नहीं करती और सबको इतनी आसानी से माफ क्यों कर देती हूँ? तो इसे समझने के लिए तुझे एक कहानी सुननी होगी, और वो भी बिल्कुल सच्ची कहानी। अच्छा तो सुनाओ, मुझे जल्दी सुनाओ वो कहानी। तो चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो माँ? चलती रहो और कहानी सुनते जाओ। तुम्हारी नानी यानी मेरी माँ, उनका नाम तो जानती हो ना तुम? हाँ, उनका नाम तो उर्मिला था ना। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे नाना उनको क्या कहकर बुलाते थे? मुझे नहीं पता क्या कहते थे नाना जी। वो उन्हें उड़न परी कहकर बुलाते थे। हैं? उड़न परी? पर क्यों नाना जी ऐसे क्यों बुलाते थे नानी जी को? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी नानी के पास गजब की शक्तियाँ थी। वो आसमान में जहाँ चाहे उड़ सकती थी,
और भारी से भारी सामान बस एक हाथ से ही उठा सकती थी। हैं? क्या सच में माँ? हाँ बिल्कुल सच में, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इतना कहकर नमिता ने अपने घर के मंदिर में रखे संदूक को खोल दिया और उसके अंदर से एक लाल रंग की पोटली निकाली। जिस वक्त नमिता पावनी को यह सब बता रही थी, उसका मुंह मंदिर की तरफ था और पीठ पावनी की तरफ। और पता है, उन्होंने कई बार मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाई, लेकिन फिर भी उनके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि वो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। अच्छा, तो वो तो एक सुपर हीरो हुई ना? यानी मेरी नानी एक सुपर हीरो थी, मतलब कि एक सुपर हीरोइन। हाँ, और तुम्हें पता है उन्हें वो शक्तियाँ कहाँ से मिलती थी? उनके हाथ में किसी मकड़ी ने काटा था क्या? या फिर उन्हें बिजली का झटका लगा था कभी? नहीं पगली, उनके पास एक हार था, एक जादुई हार, और जैसे ही वो अपने उस हार को पहनती थी, उनके अंदर वो शक्तियाँ आ जाती थी। एक मिनट माँ, तो वो हार अब कहाँ है और किसके पास है वो? जैसे ही पावनी ने ये सवाल पूछा, तभी नमिता उसकी तरफ पलटी और वो जादुई हार नमिता के गले में था और उससे गजब का तेज निकल रहा था। उसे देखकर पावनी चीख पड़ी, ये मेरी मम्मी सुपर हीरो। धीरे से, कोई सुन लेगा। तो आपने आज तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि कभी इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अब पता चला तुम्हें, मैं किसी से क्यों नहीं लड़ती। बेटा, ये शक्तियाँ आम आदमी की ताकत से कहीं ज्यादा है। वो नादान है, मुझे नहीं जानते और ना मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे डरे या घबराए। माँ, मुझे उड़ना है, प्लीज मुझे आसमान की सैर कराओ ना, प्लीज। कल कराऊंगी पक्का, ठीक है? अभी तुम्हारे पापा आने वाले हैं। जैसे ही नमिता ने वो हार उतारा, उसने देखा कि दरवाजे पर राघव खड़ा था। वो हैरान भी था और खुश भी था। उसे देखकर नमिता और पावनी चौंक गए। लो, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में भी एक सुपर हीरो है, पर कसम से मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर हाँ, अगर हो सके तो नमिता, एक बार मुझे भी उड़ा देना यार। नमिता ने दोनों को अगले दिन रात में आसमान की सैर कराने का वादा किया, लेकिन अगले दिन तो कुछ और ही होने वाला था। सुबह सुबह गांव की धरती हिलने लगी। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि भूकंप आए हैं। भूकंप के झटके बहुत तेज थे। गांव के सारे घर गिरने लगे। लोग मलबे में दबे मदद के लिए चीख रहे थे। तभी कहीं से उड़ती हुई एक औरत आई, जिसने साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा एक मास्क से ढका हुआ था। उसने भारी भरकम मलबे को तुरंत उठाकर अलग रखा। फिर सबको बचाने के बाद वो एक घर की छत पर जाकर खड़ी हो गई। सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, पर वो मसीहा कौन थी कोई नहीं जानता था, सिवाय राघव और पावनी के। सूरजपुर नाम का एक गांव था, जहां पर कोमल नाम की एक लड़की रहा करती थी। कोमल का स्वभाव उसके नाम की तरह ही कोमल था। वो हर किसी की मदद करती और हर किसी से प्यार से बात करती। कोमल की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद कोमल के पिताजी ने दूसरी शादी की। कोमल की सौतेली माँ सीमा बहुत कठोर दिल की थी। वो कोमल को हरदम मारती और डांटती रहती थी और उससे घर का सारा काम कराती, लेकिन अपनी असली बेटी प्रिया को बिल्कुल रानी की तरह रखती। कोमल के पिता कमाने के लिए शहर गए थे, इसीलिए सीमा और प्रिया दोनों कोमल पर हुक्म चलाया करती थी। अरे ओ करमचली, तू यहाँ पढ़ रही है, वहाँ बर्तन क्या तेरी मरी हुई माँ आकर धोएगी? पर मम्मी, अभी तो मैं कपड़े धोकर आई हूँ, कल परीक्षा है मेरी, आज थोड़ा पढ़ लेने दीजिए। अरे पढ़ के क्या कलेक्टर बनेगी? चुपचाप जाके बर्तन धो। लगता है तू मेरी माँ भूल गई है, तुझे याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। कोमल फिर पढ़ाई छोड़कर बर्तन धोने चली जाती है। एक दिन सीमा अपनी सगी बेटी प्रिया को ढेर सारे कपड़े दिखा रही थी। ये देख बेटा, तेरे बाबूजी ने कितने सारे कपड़े भिजवाए हैं शहर से, इनको पहनकर तो तू एकदम राजकुमारी लगेगी। मम्मी, ये फ्रॉक कितनी सुंदर लगेगी ना मेरे पर, देखो ये सब मेरे लिए है। हाँ हाँ बेटिया, ये सब तेरे लिए भिजवाए हैं तेरे पापा ने। उस कलमुही को तो एक कपड़ा भी इनमें से नहीं दूंगी। तभी वहाँ कोमल आ जाती है। माँ, मेरे पास भी कपड़े नहीं है, सभी कपड़े फटे पुराने हैं। क्या मेरे लिए पिताजी ने कपड़े नहीं भिजवाए? तू क्या करेगी नए कपड़ों का? तेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा तेरे बाप ने। जो प्रिया के पुराने कपड़े हैं वो तू पहन ले। तू मेरे पुराने कपड़े पहनेगी? मम्मी, ये इसी लायक है। कोमल वहाँ से उदास होकर चली जाती है। प्रिया और कोमल गांव में घूम रही होती हैं। प्रिया ने नए कपड़े पहने हैं और कोमल वही पुराने कपड़ों में रहती है। तभी प्रिया की दो दोस्त चिंकी और मिंकी उनको रास्ते में मिलती है। अरे प्रिया, आज तो तू इन नए कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से लेकर आई? ये मेरे पिताजी ने शहर से मेरे लिए कपड़े भिजवाए हैं। कोमल, तेरे लिए शहर से तेरे पापा ने कुछ नहीं भेजा? इससे कोई प्यार ही नहीं करता, इसीलिए इसके पापा ने कुछ नहीं भेजा। वही मैले पुराने कपड़े पहनकर घूमती रहती है, इसीलिए तो कोई इससे बात नहीं करता। आज मेरा जन्मदिन है तो हमने घर पर पार्टी रखी है। प्रिया, तुझे भी आना है, और कोमल
तू भी आ जाना। अरे तू इससे क्यों बुला रही है? ये ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है। अरे मैं तो इसलिए इसे बुला रही हूँ कि आखिर में कोई बर्तन धोने और सफाई के लिए भी तो चाहिए। ये बोलकर सारी लड़कियां कोमल पर हंसने लगती हैं। कोमल को ये बात बहुत बुरी लगती है। कोमल उदास मन से अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक जादूगर उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उस जादूगर के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें सुंदर सी चिड़िया कैद होती है और वो चिड़िया पिंजरे में बहुत उदास बैठी होती है। उस चिड़िया को देख कोमल को बहुत बुरा लगता है। अरे ये चिड़िया कितनी उदास लग रही है, जरूर इस जादूगर ने इसे कैद में रखा है, इसीलिए ये उदास है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर कोमल उस जादूगर के पीछे पीछे चलने लगती है ताकि जादूगर का एक बार भी पिंजरे से ध्यान हटे और वो उस चिड़िया को आजाद कर दे। तभी थोड़ी देर बाद चलते चलते जादूगर थक जाता है और वो पानी पीने के लिए एक जगह रुकता है। वो चिड़िया के पिंजरे को नीचे रखकर वहीं पास में लगे कल से पानी पीने लगता है। ये मौका देखकर कोमल फट से जाकर उस चिड़िया के पिंजरे को उठाकर वहां से भाग जाती है। जादूगर भी कोमल को पिंजरा लेकर भागते हुए देख लेता है और वो कोमल के पीछे पीछे भागने लगता है। अरे ओ लड़की, मेरा पिंजरा वापस दे, कहाँ भाग रही है? ओए ओए रुक जा। पर कोमल उसकी एक नहीं सुनती और वहां से भाग निकलती है और एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है। जब वो देखती है कि अब जादूगर उसके पीछे नहीं है, तब वो पिंजरा खोल देती है और चिड़िया को आजाद कर देती है। चिड़िया पिंजरे से आजाद होने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। उस परी को देखकर कोमल डर जाती है। कोमल को डरा हुआ देख परी बोलती है, अरे बेटा डरो मत, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। मुझे उस जादूगर ने अपने जादू से एक चिड़िया बना दिया और इस पिंजरे में कैद कर लिया था, लेकिन तुमने मुझे आकर उस जादूगर की कैद से छुड़ा लिया। तभी वहाँ जादूगर पहुँच जाता है। अरे ओ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पिंजरे को लेकर भागने की? चल मेरा पिंजरा वापस दे। नहीं नहीं, ये पिंजरा इसे मत देना, वरना ये फिर मुझे इसमें कैद कर लेगा। तू मानेगी मेरी बात या नहीं? तू जानती है मैं कितना खतरनाक हूँ। चुपचाप इस पिंजरे को मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे अपने जादू से पत्थर का बना दूंगा। अरे जाओ, तुम खतरनाक कम, नौटंकी वाले ज्यादा लग रहे हो। नौटंकी? तू जानती नहीं है अभी मेरी शक्तियों को। मैं एक पल में पत्थर को पानी और पानी को पत्थर कर सकता हूँ। अच्छा तो जरा ये सामने रखे हुए पत्थर को शीशा करके दिखाओ, तब मैं मानू तुमको। फिर जादूगर अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और सामने रखे पत्थर को वो एक पल में शीशा बना देता है। देखा लड़की, और कोई सबूत चाहिए तुझे? चल अब फटाफट मेरा पिंजरा मुझे वापस कर। नहीं अभी नहीं, ऐसा जादू तो है छोटा मोटा जादूगर कर लेता है। मैं तो तुमको तभी मानूंगी जब तुम इस शीशे को तोता बना दो। अच्छा तो ये ले। जादूगर अपने सामने रखे शीशे की तरफ छड़ी घुमाता है और उस शीशे पर जादूगर का ही चेहरा आ रहा था और छड़ी घुमाते ही वो जादू उस शीशे से रिफ्लेक्ट होकर जादूगर पर पड़ जाता है, जिससे वो जादूगर खुद तोता बन जाता है। तभी कोमल भागते हुए जाती है और जादूगर को उसी के पिंजरे में पकड़कर बंद कर देती है और वो पिंजरा उस परी को सौंप देती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत चतुराई और आसानी से इस जादूगर को हरा दिया। अब ये जादूगर किसी को भी परेशान नहीं करेगा। और तुमने जो आज मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी। इसीलिए तुम मुझे अपनी कोई भी एक ख्वाहिश बताओ, मैं वो पूरी कर दूंगी। मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। आप मुझे क्या एक अच्छा कपड़ा दे दोगी? बस एक कपड़ा? अभी रुको। तभी वो परी एक चुटकी बजाती है और एक सुंदर सा गाउन सामने आ जाता है। वो गाउन इतना सुंदर होता है कि उसे देखने के बाद कोमल की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। ये लो, ये गाउन अब से तुम्हारा है और ये कोई मामूली गाउन नहीं है, ये एक जादुई गाउन है। अगर तुम इसे पहनोगी तो सभी लोग तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होंगे और सब तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। और ये गाउन हमेशा साफ ही रहेगा, ये कभी गंदा नहीं होगा। और तुम जो भी रंग मन में सोचोगी, ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा। बस तुमको ये मंत्र बोलना पड़ेगा कि सुन गाउन, मैं चाहूँ कि इस रंग का बन जा तू, और ये हमेशा तुम्हारी मदद भी करता रहेगा। तुम जो भी कहोगी, ये गाउन वो सारे काम चुटकियों में कर देगा। बस तुमको एक बात का ध्यान रखना है, ये गाउन सिर्फ तब तक ही साफ और जादुई रहेगा जब तक तुम्हारा मन साफ होगा। अगर तुम्हारे मन में छल कपट और लालच आ जाएगा, तब इसकी शक्तियाँ उसी दिन चली जाएंगी। ये लो, अब तुम इसे रख लो। चलो अब मैं भी चलती हूँ। वो गाउन कोमल को देकर परी वहाँ से उड़कर चली जाती है। कोमल भी परी की बात मान लेती है और वो गाउन लेकर घर आ जाती है। कोमल वो गाउन को हाथ में लिए निहार रही होती है और मन में सोचती है, क्या जो वो परी बोल रही थी वो सच है? क्या ये सच में कोई जादुई गाउन है? एक बार इसे पहन कर देखती हूँ। फिर
कोमल वो गाउन पहनने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो गाउन पहनकर कमरे में आती है और शीशे के आगे खड़ी हो जाती है और वो अपने आप को शीशे में देखकर दंग रह जाती है। कोमल वो गाउन पहनने के बाद एक परी की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उससे ज्यादा सुंदर और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। सच में उस गाउन में ऐसा जादू था जो एक आम लड़की को परी बना दे रहा था। अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इस गाउन में। अच्छा, उस परी ने तो ये भी कहा था कि मैं जो भी बोलूंगी ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा। एक बार ये भी करके देखती हूँ। सुन गाउन, मैं चाहूँ कि नीले रंग का बन जा तू। कोमल आंखें बंद करके ये मंत्र बोलती है और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वो लाल रंग का गाउन नीले रंग में बदल चुका है। वो ये देखकर अचंभित हो जाती है। फिर वो खुशी के मारे झूमने लगती है। उसी दिन कोमल वो गाउन पहनकर मिकी के जन्मदिन में जाती है। कोमल में अब एक आत्मविश्वास आ गया था। उसे पता था कि आज वो उस गाउन में सबसे सुंदर लग रही थी। तभी वहाँ सारी लड़कियां कोमल को देखकर चौंक जाती हैं। उनकी नजरें कोमल से हटती ही नहीं है। प्रिया को छोड़ वो सारी लड़कियां कोमल के पास आ जाती हैं। अरे कोमल, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। हाँ कोमल, आज तो तू इस गाउन में किसी परी से कम नहीं लग रही है। तू आज हमारे साथ आकर बैठ जा। पर ये सब कोमल की सौतेली बहन प्रिया को बर्दाश्त नहीं होता। प्रिया से ज्यादा लोग कोमल की तारीफ कर रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे उस जादुई गाउन की वजह से कोमल का सारा काम आसान हो गया। जो भी उसकी सौतेली माँ उसको काम देती, वो सारे काम कोमल अपने जादुई गाउन के जादू से चुटकियों में करती थी। अब कोमल हर रोज गाउन पहनकर अपनी सहेलियों से मिला करती थी। हर रोज वो गाउन का रंग बदलती और पहनती। इस तरह कोमल अब अपनी जिंदगी आराम और सुकून से बिताने लगी। उस जादुई गाउन ने कोमल की जिंदगी बदल। इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर आप बहादुर हैं, मेहनती हैं और आपका दिल साफ है तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे।